सासू माँ की शर्त। यहाँ आकर पूजा पाठ करने से मन कितना शांत हो जाता है। प्रभु की भक्ति और दान पुण्य करके अपने जीवन के बाकी दिन बिता लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। सोचती हूँ अपनी सभी जिम्मेदारियों और जमीन जायदाद अपने बहू बेटों में बांट दूं, फिर वो जाने और उनका काम जाने। सीमा जल्दी जल्दी मंदिर के बाहर गरीबों को खाना और कंबल बांटकर घर पहुंचती है और अपने कमरे में जाकर रात भर सोचती है। आज तो अपनी बहुओं को बुलाकर बंटवारे का फैसला सुना ही देती हूँ। सीमा अपनी बहू रिद्धि और सिद्धि को आवाज लगाती है और अपने कमरे में बुलाती है। दोनों बहुएं चिंतित होकर दौड़कर अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती हैं। अरे रिद्धि, सिद्धि, जरा दोनों की दोनों यहाँ मेरे कमरे में तो आना। जी मम्मी जी, क्या हुआ? आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, क्या हुआ? आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? देखो रिद्धि और सिद्धि, तुम तो जानती ही हो कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे घर और जायदाद की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। मेरा मन है कि अब मैं अपना बाकी का जीवन पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगाऊं। इसलिए मैं चाहती हूं कि घर की सारी जिम्मेदारियों को तुम्हें और तुम्हारे पतियों में बांटकर चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। पर आप ये करेंगी कैसे मम्मी जी? बंटवारा करने के लिए आपने कुछ तो सोचा ही होगा ना? हाँ बहू, इस शहर में हमारे इस घर के साथ एक दुकान भी है और इतना ही बड़ा एक घर गांव में भी है, जिसके साथ खाली जमीन का एक टुकड़ा भी है। लेकिन बंटवारे का फैसला करने के लिए मैं तुम दोनों को एक चुनौती देती हूँ। तुम्हें अपने हाथों से भगवान के लिए कपड़े सिलने हैं, उन्हें मंदिर में चढ़ाकर मंदिर की साफ सफाई करनी है और उसके बाद अपने हाथों से बना हुआ खाना मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खिलाना है। कल दिन खत्म होने से पहले पहले तुम दोनों में से जो भी इस काम को ठीक ढंग से पूरा कर लेगा, उसे मेरी संपत्ति में से अपनी पसंद का हिस्सा चुनने का हक पहले मिलेगा। गांव वाली वो जमीन तो बंजर है, उसे ले भी लिया तो मेरा क्या फायदा होगा? असली फायदा तो शहर में रहने का है। और फिर बीच बाजार में 30 साल से चलती दुकान को कौन हाथ से जाने देगा? तो शहर वाले घर और दुकान को मैं अपने हाथ से किसी को नहीं छीनने दूंगी, इस सिद्धि को भी नहीं। अगले दिन दोनों बहुएं उस चुनौती को पूरा करने के लिए जुट जाती हैं। रिद्धि अपने हिस्से का लगभग सारा काम कर लेती है, लेकिन फिर भी जीतने के लिए सिद्धि के सिले हुए कपड़ों को कैंची से काट देती है और उसके बनाए खाने में बहुत सारा नमक मिला देती है। अब देखती हूँ कि कैसे ये मुझसे जीत पाती है। बड़ी आई मुझसे मुकाबला करने वाली। अरे ये क्या, मैंने तो बहुत ध्यान से कपड़े सिले थे, फिर भी इनकी ये हालत कैसे हुई? और गरीबों के लिए बनाया ये खाना भी मैंने चखा था, तब तो ये ठीक था, पर अब ये भी बेकार हो गया है। तभी कोई इसे नहीं खा रहा, लेकिन अब तो चुनौती का समय लगभग खत्म ही हो गया है। अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। चुनौती का समय पूरा होता है और दोनों बहुएं घर पर अपनी सास के सामने फैसले के लिए पहुंच जाती हैं। तो चुनौती के अंत में ये साफ है कि रिद्धि ने सिद्धि से ज्यादा काम पूरा किया है, तो अब उसे ही जायदाद में से अपनी पसंद का हिस्सा चुनने का मौका दिया जाता है। रिद्धि बहू, बताओ तुम्हें कौन सा हिस्सा चाहिए? मम्मी जी, मुझे तो हमेशा से ही शहर में रहना पसंद है, तो मैं अपने पति के साथ शहर में ही रहूंगी। आप हमें वो शहर वाला घर और दुकान ही दे दीजिए। ठीक है रिद्धि बहू, तुम्हें शहर वाला घर और दुकान दे दी। सिद्धि बहू, गांव वाला घर और जमीन का टुकड़ा तुम्हारा हुआ। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। हम कल ही गांव चले जाएंगे। गांव पहुंचकर सिद्धि और उसका पति विमल अपने घर का सारा सामान शिफ्ट करके जमीन के टुकड़े को देखने जाते हैं, जो कि बिल्कुल बंजर है। देखो सिद्धि, हमने चुपचाप गांव वाली जमीन के लिए हाँ तो कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। ऊपर से ये जमीन भी देखो कैसी बंजर है, नहीं तो हम इस पे खेती तो कर लेते। विमल, तुम परेशान मत हो, हमें हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा जरूर। चलो उस जमीन को एक बार देख लेते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है।
लो, ये रही हमारी जमीन। देखो, यहाँ चारों तरफ कंटीली झाड़ियों और कंकड़ पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की बात मानकर और शहर में पक्की नौकरी छोड़कर गांव में आने का ये फल मिला। अब कैसे होगा हमारा गुजारा? गांव वाले घर की तो मरम्मत करानी भी बाकी है। इतने में सिद्धि जमीन पर जाकर यहाँ वहां देख रही होती है कि उसकी नजर धूप पड़ने से चमक रहे पत्थर पर पड़ती है और वो विमल को आवाज देकर बुलाती है। विमल, जरा यहाँ आओ, ये देखो मुझे क्या मिला। अच्छा, दिखाना तो। विमल उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर टटोलता है और कहता है कि इतना चमकीला पत्थर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और ऐसी बंजर जगह में तो कभी नहीं। पिताजी बचपन में हमें गांव लेकर आते थे, तब भी मैंने कभी इन पत्थरों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो ये बहुत सारे हैं, ध्यान से देखोगे तो ये पूरी जमीन पर होंगे। मैं तो कहती हूँ तसल्ली करने के लिए एक बार हम इस पत्थर को सुनार के पास ले जाते हैं, फिर आगे हमारी किस्मत। हाँ, तुम ठीक कहती हो सिद्धि। एक बार सुनार को ये पत्थर दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। चलो अभी चलते हैं। सिद्धि और विमल उसी समय वो पत्थर सुनार को दिखाने के लिए ले जाते हैं। भाई साहब, जरा इसे देखकर बताइए ना, ये क्या है? ये तो कच्चा हीरा है। ये आपको कहाँ मिला? अगर इसे तराश कर बेचा जाए तो इस एक हीरे की कीमत 3 लाख रुपए है, और इस तरह के हीरे आसानी से मिलते भी नहीं है, इसलिए इनकी डिमांड भी बहुत है बाजार में। ये सुनकर विमल और सिद्धि बहुत खुश होते हैं। उस हीरे को, उसी सोनार को बेचकर मिलने वाले पैसों से वो कुछ मजदूर लगाकर अपनी जमीन पर खुदाई का काम शुरू करवाते हैं, और देखते ही देखते वो जमीन हीरे की खादान का रूप ले लेती है। विमल और सिद्धि के दिन फिर जाते हैं। उनका टूटा फूटा गांव का मकान भी फार्म हाउस में बदल जाता है। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और सुख से जीने की सारी व्यवस्था हो जाती है। विमल और सिद्धि पार्टनरशिप में अपना हीरो का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, और ये बात शहर में रह रहे रिद्धि और उसके पति अनिल को भी पता चलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस सिद्धि को हीरे की खादान मिल गई और हमारी किस्मत में ये छोटी दुकान ही लिखी थी। मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली उस सिद्धि को गांव वाली जमीन देकर। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? ये हमारे साथ क्या हो गया? रिद्धि बहू, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। इसके लिए भगवान को दोष ना दो। इंसान अपनी किस्मत में लिखा ही पाता है, और अपने कर्मों का फल भी वो खुद ही भोगता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, सिद्धि के कर्म उसके साथ।